नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले दोस्त आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बिहार स्पेशल का टॉप 2000 प्रश्नों का ना संग्रह लेकर आए हैं, यानी कि सीरीज़ लेकर आए हैं। उसी सीरीज़ का ना पार्ट 15 यानी कि पार्ट 15 नंबर ये वीडियो है। ठीक है ना? देखिए पार्ट 14 तक ले हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आप आराम से जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बना दिया गया है। आराम से जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना? पहले चैनल को विज़िट कीजिए, उसके बाद आराम से जाके एमसीक्यू खूब सारा लगाते रहिए, ठीक है ना? तो देखिए, जो भी नए व्यूअर्स हैं, बता देना चाहते हैं कि आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे में आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर बिहार एसआई की तैयारी करते हो, बिहार एसएससी हो सकता है या फिर बिहार पुलिस हो सकता है या फिर बिहार के दरोगा भी हो सकता है, यानी कि राज्य स्तरीय जो भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस वीडियो को देखिए आप और इस सीरीज़ को देखिए। आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर बताइए, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी कर लीजिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, जैसे कि एमसीक्यू जब तक आप नहीं लगाइएगा तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? और हमारे चैनल पे लगाइए एमसीक्यू या फिर कहीं भी लगाइए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए हम आज का जो वीडियो है, इसी से संबंधित आज का सबसे बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल को करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए, अगर आप सच में ईमानदारी से बिहार में एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये एमसीक्यू करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के सवाल में आप कितना एमसीक्यू सही कर पाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो है पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है 141 नंबर सवाल है, ठीक है ना? 140 तक जो है हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना? आप आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार उसके दृष्टि से बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? ऑप्शन 4 दिया है, इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको जवाब देना है, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान पे है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय स्थान पे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पे है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ पे है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम साक्षरता दर की बात कर रहा है। पूरे भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर वाला में पहले स्थान पे कौन-सा है? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो बिहार है ना, ये कितने नंबर पे स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। ठीक है ना? सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का ही है। आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार में कितने कम लोग शिक्षित हैं, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के साथ-साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, लेकिन इसको चलते हैं थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, ये जो वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, ठीक है ना? बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.80% है, ठीक है ना? जो कि पूरे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो ये 71.20% है। अब महिलाओं की बात करते हैं तो कितना है, 51.50% है, ठीक है ना? और टोटल मिला के कितना है पूरे बिहार का, तो 61.80% है, जो कि पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा कम बिहार का ही है। समझ रहे हैं ना? तो यही हमारी लिटरेसी रेट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन तो पूछता ही है बार-बार, और आप सोचने वाली बात है कि इतना कम लिटरेसी रेट क्यों है? ठीक है ना? चलिए हम अगले प्रश्न पे अब चलते हैं, सारा कुछ समझाते हुए आपको आगे निकलते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रश्न नंबर 142 है, ठीक है ना? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा हुआ है, यानी कि पी बाई क्यू है, ठीक है दोस्त? चलिए प्रश्न है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ठीक है ना? बिहार का जो है जूट उत्पादन, जूट में तो समझते हैं ना, पटसन जिसको बोला जाता है, जैसे कि बै झोला बनता है या बोरा बन जाता है जिसमें आलू आता है, वो बन जाता है, या फिर आपको रस्सियाँ भी तैयार होती है, आपने तो जाना ही होगा, है कि नहीं? तो वही पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में बिहार का कितने नंबर पे स्थान है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसको आपको सही ढंग से बताते हुए चलना है, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पे है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पे है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ पे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए ये जो है भारत के जो राज्यों में जो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कितने नंबर पर स्थान है? तो द्वितीय नंबर पे स्थान है, कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए आप कमेंट सेक्शन में ना अपनी जवाब देते जाइए।
वीडियो को ना थोड़ा-सा पॉज़ कर लीजिए और उसके बाद अपना कमेंट से बॉक्स खुला हुआ है, आराम से आप उसमें जवाब अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? अब पहला नंबर पे कौन-सा है? तो याद रखिएगा, पहला नंबर पे कौन-सा है आपको? पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल है। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत में ना 50% से भी ज़्यादा पर ये मतलब एरिया कवर करता है उसको उत्पादन करने में, ठीक है? चलिए हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, यानी कि क कितना नंबर पे है आपको? द्वितीय स्थान पे, आपको बता ही दिए कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय स्थान पे है। अब देखिए, जूट उत्पादन में बिहार जो है दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना? लेकिन बात करें पश्चिम बंगाल जो कि देश के कुल जूट के उत्पादन का 50% से अधिक के साथ पहले स्थान पर है। समझ में आ गया ना? यानी कि पश्चिम बंगाल जो है ये कितने नंबर पे स्थान पे? पहले स्थान पे। लेकिन दूसरे स्थान पे वहीं बात करें तो कितने नंबर पे स्थान कौन है? दूसरे पे, तो आपको कौन है? बिहार है। समझ गए ना? यानी कि इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, पहला पे जो है पश्चिम बंगाल है और दूसरे पे बिहार है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे और ये जितने भी प्रश्न मेरे को कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्त, ये सब के सब पूछा हुआ सवाल है, यानी कि पी बाई क्यू है। हम आपको बिल्कुल वही प्रश्न करवाएँगे जो कि एग्ज़ाम में आएगा या फिर आया हुआ है। ठीक है ना? पी बाई क्यू तक कंप्लीट करवाएँगे ही, प्लस पॉइंट जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, वो भी आपको कंप्लीट करवाएँगे। समझ में आ गया ना? तो आप वीडियो को आराम से देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना? अब देखिए, आप 143 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यास्थता एवं संभावनाएँ हैं? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि बिहार में आखिर कौन-सा हम उद्योग करेंगे या फिर कौन ऐसा काम करेंगे जो कि बिहार में होने लायक है, जो कि संभावना है, ठीक है ना? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसी ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए तेल शोधक नगर होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी वन आधारित उद्योग होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी वालुका खनन उद्योग होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि आधारित उद्योग होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? हम आपके लिए 2 सेकंड रुक भी जाते हैं। आप आराम से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा जो बिहार है ना, वो अधिकांश तौर पे जो है ये मैदानी भूमि है और यहाँ पर जो है कौन-सा सबसे ज़्यादा काम होगा? तो कृषि वाला कार्य होगा। यानी किससे कि कृषि आधारित उद्योग होगा। समझ रहे हैं ना? आपको देख सकते हैं दोस्त, आपको हम इमेज के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए। हमारा बस एक ही प्रायोरिटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको शब्दों को तोड़-तोड़ के समझाने का प्रयास है। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझिएगा तब तक आप आंसर सही नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 144 नंबर प्रश्न पे। लेकिन पहले थोड़ा-सा डिटेल्स देख लेते हैं। वही बात है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि आधारित उद्योग, एक बार समझ लीजिए। देखिए, बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योग की प्रत्यास्थता एवं संभावनाएँ अधिक है, ठीक है ना? अब क्यों अधिक है? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। कौन-कौन सा कारण है? तो पहला कारण है कि पहला कारण यही है कि मैदानी भाग का अधिक होना। बिहार में तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। अब बिहार के कुल भूमि क्षेत्र कितना है? 60% से भी अधिक है, यानी कि उपयुक्त है। 60% ऐसा भूमि है जहाँ पर आप कृषि कर सकते हैं बिहार में, ठीक है ना? तो उसी की बातें कर रहा है। तो पहला कारण है कि मैदानी भाग का अधिक होना और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण कि आपको मालूम है कि ये जो बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार जो है, ठीक है? ये जो बिहार है, ये बिहार के बीचों-बीच जो है गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी जब बीचों-बीच निकलती है तो इसका जो बेसिन वाला एरिया है ना, ये बेसिन वाला एरिया, ये सब एरिया जो क्या है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैदानी के बीच से निकलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाला एरिया होगा। जब उपजाऊ वाला एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो भी है गेहूँ हो जाएगा, धान हो जाएगा, ये बहुत सारी फसलें हो जाएगा, यहीं पे होती है। समझ में आ गया ना? तो इसी कारण से जो है दूसरा कारण है बिहार में गंगा नदी के बेसिन वाले मैदान, ठीक है ना? अब पहला कारण है कि बिहार में कृषि योग्य मैदानी भाग वाला एरिया। समझ में आ गया ना? तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से कृषि आधारित उद्योग बिहार में हो सकता है। समझ में आ गया ना? देख सकते हैं ना, आपको सारी चीज़ें पूरे डिटेल्स में बताया जा रहा है। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। सवाल नंबर क्या है? 144 नंबर सवाल है, ठीक है ना? ध्यान से देखते जाइएगा, प्रश्नों को हम आपको पूरे का पूरे संग्रह लेके आए हैं। अगर आप सच में ये 2000 प्रश्न कर रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं ना कि एग्ज़ाम में आप जब बैठिएगा तो आपके लिए कोई भी प्रश्न ना नया नहीं रहेगा। आप 1 टू 1 करके सारा कंप्लीट करके आइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना? बस आप प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए, आप वीडियो को ना बस एंड तक देखिएगा। ठीक है ना? क्यों एंड तक देखिएगा? क्योंकि अगर एंड तक नहीं देखिएगा तो फिर प्रश्न आप कैसे समझ पाइएगा, कैसे कंप्लीट कर पाइएगा? तो प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना?
अब देखिए बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? माने किसमें ऐसा कौन ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए है केरला में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बिहार में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि आपको मालूम है दोस्त, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनगणना से सवाल ना 1 से लेके 2 आता ही है कन्फर्म है। ठीक है ना? 1-2 प्रश्न तो बिल्कुल है, इससे अधिक आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो आपको जनगणना खासकर बिहार वाले से रिक्वेस्ट है, इस चैनल में बहुत सारे जनगणना का सवाल कंप्लीट करवाए हैं, इसी 2000 सीरीज़ में, तो आप आराम से देख लीजिए। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है ना? बिहार में कितना है? तो 1106 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा-सा और डिटेल्स में देख लें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। ठीक है ना? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि हम आपको बताए ही, है कि नहीं? लेकिन बात करो वहीं पहला पे तो बिहार है, लेकिन दूसरा पे कौन है? तो दूसरा पे वही बात है पश्चिम बंगाल था, जिसका कितना है? 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पे 1028 लोग हैं। अब बिहार में 1 किलोमीटर पे कितना है लोग? 1106 व्यक्ति है लोग। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही आपको ना जनगणना निकाला जाता है। ये दोनों बात आपको समझ में आ गया ना? अब भी स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर वाला एरिया मानते यहाँ तक है ना, तो ये पूरे स्क्वायर में, गोल में, ठीक है ना? पूरा गोले में कितने लोग बसते हैं, इसी को डेंसिटी बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आपको सारा का सारा प्रश्न बिल्कुल ध्यान से समझ में आता होगा। वैसे प्रश्न करने से क्या ही मतलब जिसमें ना ही आपको एग्जाम में बन पाए और ना ही आपको समझ में आए, है कि नहीं? प्रश्न वैसा कीजिए कि समझ में भी आ जाए और एग्जाम में भी बन जाए। समझ में आ गया ना? अब हम चलते 145 नंबर सवाल लेकर आते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा-सा दोस्त हमारे लिए आपके लिए लॉन्ग हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम एक कसर भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? 145 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? ये तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर बताना ही है दोस्त फिर रुके क्यों हैं भाई? वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज़ कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और खोलिए और तुरंत कमेंट कीजिए कि सर आपका आंसर ये है। ठीक है ना? माने हमारा आंसर ये है। ठीक है ना? बिल्कुल इसके लिए हिचकिचाना नहीं है। और एक और बात, लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है ना? ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से, उसमें किसी प्रकार की ये नहीं है ना? तो देखिए बताइए इसमें लिंग अनुपात क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 893 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 916 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 918 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 925 है। तो चलिए बिना समय गए याद रखिएगा कि जो भारतीय जनगणना थी 2011 के अनुसार बिहार राज्य के लिंग अनुपात कितना है? तो 918, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना है? 918 कितने पे? तो 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएँ हैं। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। यही बताया गया है कि 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंग अनुपात है 918 था। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। कब? 2011 की जनगणना में। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो 146 नंबर सवाल है, ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ये 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। देख सकते हैं आपको सवाल कितना बेहतरीन है, ठीक है ना? ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? बोल रहा है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? यानी कि जो भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन जो कहाँ बनता है? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। आखिर उस कितने हॉर्स पावर की वो है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए 9000 हॉर्स पावर की यानी कि औसत शक्ति की, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 10,000 हॉर्स पावर की, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 11,000, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12,000 हॉर्स पावर की। ठीक है ना? समझ सकते हैं 12,000 हॉर्स पावर की कितना हो गया, यानी कि 12,000 जो है घोड़े खींचेंगे इस इंजन को, इतनी इसमें ताकत है। ठीक है ना? इतना 12,000 हॉर्स पावर की इंजन बनाया जाता है। कहाँ पे? मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में जो विद्युत रेल इंजन है वो 12,000 हॉर्स पावर के इंजन बनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इंजन बोला जाता है। समझ में आ गया ना?
लेकिन चलिए कुछ डिटेल्स में भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाए। बस आपको डिटेल्स वाला कभी नहीं छोड़ना है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, बिहार के मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जो कि भारत के सबसे एकीकृत यानी कि ग्रीनफील्ड विनिर्माण फैसिलिटी में से एक है, ठीक है ना? यह फैक्ट्री कितना लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब प्रति वर्ष आपको मालूम है 120 लोकोमोटिव का उत्पादन क्षमता रखता है। ये फैक्ट्री जो है 120 एक वर्ष में लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन करता है, ठीक है ना? और ये कितना है 12,000 हॉर्स पावर की ये क्षमता रखता है लोकोमोटिव इंजन तैयार करने का। हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है, इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा प्रश्न है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है ना? बोल रहा है 147 नंबर सवाल, ठीक है? बोल रहा है कि बिहार पर जो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण आखिर किससे प्राप्त होता है? ठीक है ना? एक बुक है, ठीक है ना? जो कि आखिर उन्हीं बुक से प्राप्त होता है, उस 4 ऑप्शनों में से कौन-सा है? ठीक है ना? हम आपको चित्र भी लगा दिए हैं, आराम से चित्र के माध्यम से भी आज समझ सकते हैं, ठीक है? तो जो वही बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए तारीख़-ए-हिंद से प्राप्त होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है तबक़ात-ए-नसरी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ताज-ए-उल-मसीर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तारीख़-मुबारक शाही से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? हम आपके लिए 1 से 2 सेकंड हमेशा समय देते रहें ताकि आप आराम से क्वेश्चन को समझ के आराम से बना सकें, ठीक है ना? ये बिहार वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम दिए होंगे स्टूडेंट उनको मालूम भी होगा और देखने को मिला होगा कि ये क्वेश्चन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तबक़ात-ए-नासिरी से, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना तबक़ात-ए-नासिरी, ठीक है ना? इसी बुक में ना हमको बख्तियार खिलजी के बिहार पे जो हमला हुआ था उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है ना? और इनको लिखा कौन है? इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता कौन है? इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना मिन्हाज-ए-सिराज इनके रचयिता है। इस बुक के रचयिता कौन है? मिन्हाज-ए-सिराज, ठीक है ना? तो बहुत बार बुक का रचयिता भी पूछ लेता है और बहुत बार बुक ही पूछ लेता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? बुक ही पूछा हुआ है। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं 2 लाइन, ठीक है? देखिए ये 2 लाइन में क्या है कि बिहार के जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा कब मिला है? 13वीं शताब्दी में। कौन रचयिता इसके कौन थे? तो तबक़ात-ए-नासिरी में मिलता है। यानी कि 13वीं शताब्दी में जो रचयिता थे तबक़ात-ए-नासिरी उन्होंने ही ये बुक लिखा था। कौन-सा? मिन्हाज-ए-सिराज। इसी बुक में ना बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पता चलता है। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं ना मज़ा आ गया ना प्रश्न करने में। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? बोल रहा है 148 नंबर सवाल, ठीक है ना? सवाल में काफ़ी ट्विस्ट है, ठीक है? इसको देखिए ध्यान से समझिए, ये ज्योग्राफी से सवाल है, बिहार के ज्योग्राफी से। बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से यानी कि इन जिलों में से कौन-सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्त? क्या करता है? नहीं करता है। ये जितने भी जिले हैं इसी की ये बातें कर रहा है, ठीक है ना? कौन नहीं करता है? ठीक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मधुबनी नहीं करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है किशनगंज, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीतामढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्णिया। बताइए कौन नहीं करता है? ठीक है ना? देखिए आपको मैप से तो हम कितनी बार ये क्वेश्चन को बताए भी होंगे। देखिए ये मैप से हम कितनी बार ये क्वेश्चन को बताए भी होंगे, है कि नहीं? मैप से कितनी बार क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं? कि देखिए ये जो है आपका बिहार है। अब बिहार के जो बीचे-बीचे है ये गंगा नदी निकलती है ना? तो गंगा नदी निकलती है तो ये ऊपर वाला जो है ना ये उत्तरी बिहार है। नीचे वाला जो है ये दक्षिणी बिहार है, समझ में आ गया ना? तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे यही तो नेपाल से सटता है ना दोस्त, यही तो नेपाल से सटता है ना, है कि नहीं? और ये वाला जो ये तो पूर्वी वाला एरिया है, यहाँ पे तो बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, नीचे झारखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, है कि नहीं? तो हमको ऊपर वाला की बातें कर रहे हैं, यानी कि ये नेपाल वाला बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन-कौन जिले हैं दोस्त? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। समझ में आ गया ना? कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो आपको मालूम है कि कौन ऐसा जिला है जो कि नेपाल से नहीं सटता है? तो यहाँ पर जो है किशनगंज है, उसके बाद यहाँ पर आएगा पूर्णिया, उसके बाद से जाएगा कटिहार। तो जो पूर्णिया और कटिहार है, ये तो दोस्त कहाँ से सटता है आपको? बंगाल से सटता है, ठीक है ना? यानी कि पश्चिम बंगाल से सटता है। तो बताइए इनमें से कौन-सा नहीं है? तो याद रखिएगा जो पूर्णिया है, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि पूर्णिया जो है पूर्वी में यानी कि बंगाल से जाकर सटता है।
लेकिन वहीं पे ये जो 7 जिले हैं, कौन-कौन से जिले हैं? एक बार और याद रख लिजिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही करके आपको सारा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको बना के जाना था। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जो है नेपाल से नहीं सटता है, बल्कि ये पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल से सटता है। समझ में आ गया ना? अब चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं, ठीक है ना? देखिए, यही वही चीज़ बताया गया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? ये है बिहार के ज़्यादातर जिले, उत्तरी जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, लेकिन बात करें पूर्णिया जिला जो कि बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है और नेपाल से काफ़ी दूर है। आपको बतेबे किए, एक बार और बता देते हैं। देखिए, ये जो है बिहार, ठीक है ना? ये जो है बिहार है, ठीक है ना? तो ये जो बिहार के बीचों-बीच जो है, यहाँ पर बतेबे कि आपको नेपाल है। नेपाल, यहाँ पर अब हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, है कि नहीं? तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये 7 जिले हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा पूर्णिया, कटिहार। तो पूर्णिया तो यहाँ पर है ना जी, तो ये तो पूर्वी वाला एरिया होगा ये बंगाल से सटता है, ठीक है ना? लेकिन पूछ रहा है नेपाल से, तो हमारा पूर्णिया नहीं होगा, क्योंकि हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा, हम आपका समय नहीं गवाएँगे, बिल्कुल ए टू जेड आपको बताते हुए चलेंगे। मेरा यही मानना है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? बोल रहा है कि 149 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है ना? जो कि विश्व धरोहर स्थल में कौन-कौन सा शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए महाबोधि विहार या फिर ऑप्शन नंबर बी है नालंदा में बौद्ध मठ या फिर ऑप्शन नंबर सी है विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। अब बताइए, हम आपके लिए 2 सेकंड रुक जाते हैं, अब बताइए, हम तो हर चीज़ बता ही रहे हैं, लेकिन आप बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यूनेस्को में कौन शामिल किया गया, इसी की ये बातें कर रहा है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों शामिल किया गया है, ठीक है ना? एक किया गया था 2006 में किया गया था और एक किया गया था 2016 में किया गया 2016 में किया गया था, ठीक है ना? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कब किया गया था, ठीक है? तो देखिए ए और बी यानी कि ए भी महाबोधि विहार भी शामिल किया गया है और नालंदा बौद्ध मठ भी शामिल किया गया है। समझ में आ गया ना? चलिए इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, ये वर्तमान में बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन-कौन सा है? तो पहला है महाबोधि विहार जो कि कब शामिल किया गया था? इसको 2002 में शामिल किया गया। 2006 में नहीं बल्कि दोस्त कब किया गया था? 2002 में किया गया था। 2006 में नहीं बल्कि 2002 में किया गया था, ठीक है ना? जो कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और दूसरा जो है नालंदा बौद्ध मठ है जिसे कब किया गया था? 2016 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यानी कि महाबोधि मठ और नालंदा बौद्ध मठ दोनों जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो महाबोधि कब किया गया था? 2002 में और नालंदा बौद्ध मठ को कब किया गया था? 2016 में किया गया था। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा यानी कि ए और बी हमारा दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे और आज का जो है ये आखिरी नंबर प्रश्न है और आपको खुद बताना है कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है दोस्त, ठीक है ना? और एक और बात आपसे बता देना चाहते हैं कि अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, इतना दूर जब आ ही गए हैं, अगर सच में आपको अच्छा लगा ना, तो दिल से ना दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज का 100 150 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि बाढ़ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना? जो कि किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की बातें कर रहा है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार में या फिर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक में या फिर ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में या फिर ऑप्शन नंबर डी है पंजाब में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसको हमेशा याद रखिएगा जो बाढ़ सुपर पावर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बाढ़ सुपर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए, ये बाढ़ सुपर पावर प्लांट जो है, ये बिहार राज्य में स्थित है। यह पावर प्लांट जो है स्टेशन पटना जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बाढ़ उपमंडल पूर्व में स्थित है। समझ में आएगा ना? तो ये समझ सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। यानी कि आज जो है हमारा 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है ना? पार्ट 1 से लेके ठीक है ना? पार्ट 1 से लेके पार्ट जो है आपको 14 तक आज जो है 15 तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है ना? और आगे भी पूरा हम कंप्लीट करवाएँगे, पूरे 2000 प्रश्न कंप्लीट करवाएँगे और इसी तरीके से पूरा समझा-समझा कर कंप्लीट करवाएँगे। ठीक है ना?
हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा होगा और फिर से बताते चलें कि अगर वीडियो सच में अच्छा लगा होगा ना, तो दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक जो होता है ना, हमें और भी वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है, ठीक है ना? और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने सवालों को सही तरीके से किया है। कोई भी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपका इस सफलता एकेडमी के साथ जुड़ाव काफ़ी अति ज़रूरत है कि नहीं? तो चलिए फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और हाँ, अगर आप जीके जिस भी मारना चाहते हैं, एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो आप आराम से हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा सफलता एकेडमी साथ ही साथ चलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।